नमस्कार। विकसित भारत के लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस बार के चुनाव में 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक मात्र पढ़ाई करने वाले ऐसे ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और उनको पार्टियां टिकट दे रही हैं। मतलब अनपढ़ लोगों को भी इस लोकतंत्र में जगह तो मिलता है, लेकिन सवाल है कि विकसित भारत का लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ेगा अगर हमारा उम्मीदवार ही पढ़ा लिखा नहीं होगा, उस पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे। मैं जो आपको एक जानकारी साझा कर रहा हूं वो एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसमें से 250 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी हैं, 390 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। भाजपा सांसद हेमा मालिनी तीसरी सबसे अमीर प्रत्याशी है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 1198 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। इनमें से 1192 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। मतलब उसके एफिडेविट जो जिन उम्मीदवारों ने दिया है उसका एक विश्लेषण हुआ है। उससे पता चलता है कि इनमें से 390 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। उनकी संपत्ति का अगर आप आकलन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हो रहा है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 अप्रैल को होने वाला है। और चुनाव के पहले एडीआर उम्मीदवारों को लेकर के उनके एफिडेविट का एक पूरा एनालिसिस करता है। अभी जो एक ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लोकसभा 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसके सेकेंड फेज यानी दूसरे चरण में जो उम्मीदवारों ने जो अपना एफिडेविट दाखिल किया है उसके हिसाब से इस बार 45% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई मात्र 5वीं क्लास से 12वीं तक है। सोचिए ये सारा कुछ विश्लेषण उनके शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। 6 उम्मीदवारों का शपथ पत्र स्पष्ट नहीं था, इसलिए एडीआर ने उनके हलफनामे को इस डाटा में शामिल नहीं किया है। समझिए कि अपने देश में जो उम्मीदवार खड़ा हो रहे हैं, जिनको पार्टियां टिकट दे रही हैं, उनकी योग्यता क्या है? 5वीं पास, 6ठी पास, 7वीं पास, 8वीं पास। आज ही एडीआर ने इसके बारे में एक रिपोर्ट का विश्लेषण किया है, उसको जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि दूसरे चरण में 250 यानी कि 21% ऐसे उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और 390 ऐसे उम्मीदवार यानी कि 33% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। और जबकि उम्मीदवारों का अगर एवरेज संपत्ति का वैल्यू लगाया जाए तो 5.17 करोड़ रुपया आता है एक उम्मीदवार के पास है। सोचिए, हमारे देश के लोकतंत्र में एक तरफ पूंजीपतियों का दखल बढ़ रहा है और एक तरफ अनपढ़ों की फौज बन रही है, ऐसा लगता है। आइए जानते हैं कि पूरी रिपोर्ट में क्या क्या आंकड़े आए हैं। 21%, मतलब कि जो उम्मीदवार हैं 1192, उसमें से 250, 21% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात बताई है चुनाव आयोग के पास हलफनामे में। और इनमें से 167 यानी 14% उम्मीदवारों ने कहा है कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 32 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको 2 सिद्ध मामले घोषित किए गए, मतलब कि वो सजायाफ्ता है। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या आईपीसी की धारा 302 से संबंधित मामले दर्ज है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 25 है। मतलब महिलाओं के साथ अन्याय शोषण करने वाले
25 ऐसे उम्मीदवार इस बार सेकंड फेज के चुनाव में लड़ रहे हैं। इनमें से एक उम्मीदवार के ऊपर दुष्कर्म मतलब रेप का आईपीसी की धारा 376 का मामला दर्ज है। सोचिए कैसे कैसे हमारे उम्मीदवार हैं, इसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले भी घोषित करने वाले ऐसे कम से कम 21 उम्मीदवार हैं। आइए आप समझते हैं कि किन पार्टियों ने किस तरह के उम्मीदवारों को जगह दी है, उम्मीदवार बनाया है। सेकेंड फेज में सीपीआई के सभी 5 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। 5 उम्मीदवार खड़ा किया, 5 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सपा के सभी 4 उम्मीदवार, सीपीआई एम के 18 में से 14 ऐसे उम्मीदवार, शिवसेना के 3 में से 2, कांग्रेस पार्टी के 68 में से 35, शिवसेना यूटीवी के 4 में से 2, भाजपा के 69 में से 31 और जेडीयू के 5 में से 2 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मतलब इस मामले में कोई पार्टी पीछे नहीं है। हर एक पार्टियों ने आपराधिक मामले दर्ज होने वाले उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा किया है। सीपीआई के 5 में से 3 ऐसे उम्मीदवार हैं, फिर समाजवादी पार्टी के 4 में से 2, सीपीआईएम के 18 में से 7, कांग्रेस के 68 में से 22 और बीजेपी भाजपा के 69 में से 21, शिवसेना यूटीवी के 4 में से 1 और जेडीयू के 5 में से 1 प्रत्याशी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। सोचिए, लोकतंत्र के मंदिर में आपराधिक मामले से जुड़े लोग चुन के जाएंगे तो विकसित भारत का स्वरूप क्या होगा। आइए आप जानते हैं कि उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति के बारे में क्या क्या बताया है। 1192 में से 33% यानी 390 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें भाजपा के 69 में से 64, कांग्रेस के 68 में से 62, जेडीयू के 5 में से 5, तृणमूल कांग्रेस के 4 में से 4, शिवसेना यूटीवी के 4 में से 4, समाजवादी पार्टी के 4 में से 4, शिवसेना के 3 में से 3, सीपीआई एम के 18 में से 12 और सीपीआई के 5 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मतलब आपके उम्मीदवार कैसे हैं, इसकी जानकारी हर भारतीय को जाननी चाहिए। हर उम्मीदवार के पास औसतन एवरेज 5.17 करोड़ की दौलत लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आया है। ये बताता है आंकड़ा कि इस बार करोड़पति उम्मीदवार की संख्या बढ़ रही है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी में पता करते हैं कि किस पार्टी में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस के 68 उम्मीदवार की सबसे ज्यादा औसतन संपत्ति 39.70 करोड़ की संपत्ति, और सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है? वेंकट रमन गौड़ा सबसे अमीर प्रत्याशी हैं दूसरे चरण में। और पहले स्थान पर वेंकट रमन गौड़ा हैं जो कर्नाटक की मांड्या सीट से कर्नाटक की मांड्या सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गौड़ा के पास 622 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। फर्स्ट 622 करोड़ रुपए। दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक की बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डीके सुरेश हैं, जिनके पास 593 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। और तीसरी सबसे धनी प्रत्याशी कौन है? मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी। मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा ने इनको प्रत्याशी बनाया है। समझिए, आपके उम्मीदवार करोड़पति तो है ही, कितने अमीर है, कितनी संपत्ति है? 500 करोड़, 600 करोड़ रुपया। हेमा मालिनी के पास 278 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। मतलब 3 उम्मीदवारों की संपत्ति 500 से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 500 से 1400 रुपए की है। मतलब किसी के पास है ही नहीं कुछ, और 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की, मतलब उनके पास कुछ है ही नहीं।
हाँ, और 3 उम्मीदवारों ने क्या कहा है कि उनके पास संपत्ति 500 है, किसी के पास 1400 है, और इसी के बीच में ये चुनाव लड़ रहे हैं। 500 रुपए की संपत्ति के साथ लक्ष्मण नागोराव पाटिल सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार हैं, और वो लड़ रहे हैं चुनाव महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट से। हालांकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरल के कासरगोड लोकसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनका नाम है राजेश्वरी KR। उन्होंने अपनी संपत्ति महज 1000 रुपए की घोषित की है। 1000 रुपया उनके पास है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अमरावती सीट से एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है पृथ्वी सम्राट मुकिंद राव। उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है 1400 रुपए घोषित की। सोचिए, अजीब जानकारी है ये। किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, किसी के पास 1000, 1400, 500 रुपए है। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो डाटा सामने आया है वो है 45% उम्मीदवारों की पढ़ाई 5वीं और 12वीं के बीच हुई है। मतलब आधे से थोड़े से कम ऐसे उम्मीदवार हैं जो 5वीं से मात्र 12वीं तक की पढ़ाई की है। 533 उम्मीदवार हैं ऐसे जिन्होंने पढ़ाई क्या की है, 5वीं की है, 6वीं की है, 7वीं की है, 8वीं से लेकर 12वीं तक मात्र। और 574 ऐसे उम्मीदवार हैं, मतलब 48%, उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक, ग्रेजुएट और इससे ज्यादा बताई है। 37 उम्मीदवार ने अपनी योग्यता बताई है डिप्लोमा धारक है वो, और 37 उम्मीदवार साक्षर, जबकि 8 उम्मीदवार अनपढ़ भी हैं, और 3 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता घोषित नहीं की है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो कि बड़े चौंकाने वाले हैं कि मतलब कोई 5वीं पास है, किसी के पास 500 करोड़ है। वो हमारे लोकतंत्र, विकसित भारत का जो लोकतंत्र है, उसमें ये चुन के जाने वाले हैं। उम्मीदवारों की आयु के आंकड़े से देखे जाए तो 30% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी एज है 25 से 40 के बीच में, ऐसे उम्मीदवार हैं। और जबकि 578 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी एज है 41 से 60 ईयर्स, और 249 ऐसे उम्मीदवार हैं, मतलब 21%, जिनकी एज है 61 से 80 ईयर्स, और 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 80 वर्ष से अधिक हैं। अब इसमें देखा जाए सेकेंड फेज में महिला उम्मीदवार कितनी हैं, तो सेकेंड फेज में 100 यानी महज 8% महिला उम्मीदवार हैं। 1198 में मात्र 100 महिला उम्मीदवार हैं। ADR ने आज ही ये डाटा जारी किया है। मुझे लगता है कि चुनाव में हम सबको वोट देने से पहले इन आंकड़ों पर गौर करना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है उसमें कैसे कैसे उम्मीदवार चुने जाएंगे, उनकी योग्यता क्या है, संपत्ति कितनी है, समाज में उनका योगदान क्या है। इन सब के आधार पर उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। नमस्कार।